Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and populations. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इस प्रकार की इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें जो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस होती हैं उनको फायदा होता है। इनमें किसी भी पॉपुलेशन को नुकसान नहीं होता, या तो वो अनअफेक्टेड रहती है या उसको फायदा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमेंसलिज्म। It is an interaction between the individuals of two different species in which one species is benefited while the other remains unaffected. तो commensalism जो है इस प्रकार की इंटरेक्शन है जिसमें जो दो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस हैं उनमें से एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है जबकि दूसरी स्पीसीज जो है वो that remains unaffected। ऑर्किड प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा जो एज ए एपीफाइट ग्रो करते हैं ज्यादातर। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपी मींस अबव, फाइट मींस प्लांट। दोज प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सपोर्ट ओनली। वो वैसे दे आर फोटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जस्ट सपोर्ट के लिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। तो एपीफाइट एक कमेंसलिज्म का उदाहरण है। ऐसे ही वर्नाकुलर जो है विच ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेयर, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इसमें अब ये दोनों अगर एग्जांपल देखें हम, एपीफाइट ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच एंड वर्नाकुलर ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। इसमें क्या होता है, मैंगो प्लांट और वेल दोनों को कोई भी फायदा नहीं होता, जबकि एपीफाइट और वर्नाकुलर जो है उनको इसमें फायदा होता है। इसके अलावा कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इसमें आप देख सकते हैं ये एग्रेट्स जो हैं ये ज्यादातर जो कैटल होते हैं इनकी बैक के ऊपर बैठे रहते हैं। अब जैसे जैसे आगे कैटल जो है वो घास चरती है तो घास में जो छुपी हुई इंसेक्ट्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं, जिससे ये जो एग्रेट्स होते हैं उनको खा जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्लासिकल एग्जांपल है इसकी। सो एग्रेट्स इज ऑफन फाउंड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द कैटल एज द लेटर गो टुवर्ड्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स। Movement of the cattle stirs up vegetation and flushes out insects. They are easily noticed and caught up by the egret. It would otherwise be difficult for the egret to find and catch the insects. अब जो इंसेक्ट्स होती हैं वो कैमोफ्लेज शो करती हैं, वो वैसे नजर नहीं आती, वैसे उनको कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। लेकिन जब कैटल मूव करती है, घास चरती है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसके कारण जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकलती हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं वैसे इनको एग्रेट जो है, जिसको सफेद बगुला कहते हैं हिंदी में, वो इनको खा लेते हैं। Another example of commensalism is interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish. Sea anemone और clownfish के बीच में एक और उदाहरण है जो कि commensalism को दर्शाती है। इसमें जो sea anemone होती है उसमें stinging tentacles होते हैं, और जो फिश होती है वो इन tentacles के इर्द गिर्द रहती है, और वो अपने आप को अपने शिकार, उसके जो शिकारी होते हैं उनसे बचा पाती है। The fish gets protected from the predators which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. तो अगली जो इंटरेक्शन है that is mutualism. Mutualism जो है, this interaction confirms benefits on both the interacting species. Mutually beneficial relationship means ऐसी relationship है जिसमें दोनों पार्टनर जो हैं उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे लाइकन जो है बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, ऐसे ही माइकोराइजा जो है म्यूचुअलिज्म की बहुत अच्छी एग्जांपल है। लाइकन क्या है? लाइकन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इस तरह से जो माइकोराइजा है दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड सर्टेन फंजाई। तो इसमें दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. तो माइकोराइजा में फंजाई जो है वो essential nutrients की absorption में हेल्प करती है प्लांट की, और बदले में जो प्लांट है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। The most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. Plant-animal relationship में बहुत अच्छी mutualism की एग्जाम्पल पाई जाती हैं। Plants need the help of animals for pollinating their plants and dispersal their seeds. अब plants को animal की जरूरत क्यों पड़ती है? Pollination के लिए और dispersal of seed के लिए। Animals obviously have to be paid fee for the services that plants accept from them.
तो जो एनिमल्स होते हैं उनको फीस देनी पड़ती है। जो प्लांट्स हैं दे गिव रिवार्ड्स टू द प्लांट्स, उनको रिवार्ड्स कहते हैं। वो रिवार्ड्स किस फॉर्म में देते हैं? पॉलन और नेक्टर के रूप में देते हैं। So the plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruit for seed dispersers. तो जो सीड डिस्पर्सल करते हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस फ्रूट का रिवार्ड दिया जाता है, और जो पॉलिनेशन करते हैं उनको पॉलन और नेक्टर के रूप में प्लांट जो है वो रिवार्ड्स देते हैं। Now you can see why plant animal interactions often involve co-evolution of the mutualist. इसलिए प्लांट एनिमल जो इंटरेक्शंस हैं दे शो को-एवोल्यूशन। को-एवोल्यूशन का मतलब अगर एक पार्टनर में, जैसे प्लांट में अगर कोई चेंज आई तो एनिमल में भी वैसी ही चेंज आ जाएगी। The evolutions of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. Wasp और fig के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. तो जो कोई भी फिग की स्पीसीज है, पर्टिकुलर स्पीसीज को एक wasp जो इंसेक्ट है वो पर्टिकुलर wasp ही उसको pollinate कर सकती है। The female wasp uses the fruit not only as an oviposition site but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. तो जो फीमेल वास्प होती है वो जो फ्रूट होती है, फ्रूट के अंदर वो अंडे देती है और साथ में फ्रूट के अंदर जो सीड्स होती हैं उनको एज ए नरिशमेंट के रूप में यूज करती है। The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites. तो वास्प बदले में क्या करता है? जो फिग इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी पॉलिनेशन कर देती है। In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ये वास्प अंदर ग्रो कर रही है, इसके ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसकी, और ये लार्वे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। ये फिग का फ्रूट है। ऑर्किड शो अ वाइड ब्राइट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, मेनी ऑफ व्हिच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, bees and bumblebees and ensures grunted pollination by it. तो ऑर्किड में भी ये एक म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल देखने को मिलती है। इसकी एक एग्जांपल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरिस है, which employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. इसमें क्या होता है, ये आप ऑर्किड देख सकते हैं ऑफिरिस, जो इसका एक पेटल होता है, इसकी इस प्रकार से मॉडिफिकेशन होती है ताकि ये फीमेल बी की तरह ये नजर आता है, और जो मेल बी होती है वो इसको फीमेल बी समझकर इसके साथ पॉपुलेशन करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस के दौरान ये फ्लावर की पॉलिनेशन कर देती है। तो ये भी एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। One petal of its flower bears resemblance to the female of the bee in size, color and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudocopulates with the flower and during that process is dusted with the pollen from the flower. तो इसको pseudo copulation बोलते हैं। pseudo means false copulation, false copulation है क्योंकि जो फीमेल है that is not real female, वो एक फ्लावर है। तो इसके दौरान pseudo copulation के दौरान जो है वो pollen grain से जो फ्लावर के जो एंथर है वहां से pollen grain की डस्टिंग हो जाती है। When this same bee pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. तो इस प्रकार से pollination का प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। Protocooperation, it is facultative mutually beneficial relationship that develops between individuals of two interacting populations. तो protocooperation एक facultative mutually beneficial relationship है। Means facultative का मतलब जरूरी नहीं है। The association provides benefit to both the interacting organisms, but this is not essential for their survival. इसमें oxpecker and rhinoceros के बीच में जो एग्जांपल है बहुत अच्छी। Red-billed oxpecker and yellow-billed oxpecker feed upon ticks, leech and other ectoparasites found on the body of rhinoceros. तो ये आप देख सकते हैं, ये oxpecker है यहाँ पर और ये rhinoceros की बॉडी के ऊपर बैठे हुए यहाँ पर टिक्स और उनके ऊपर टिक्स वगैरह के ऊपर ये जलनाइस वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, जिससे राइनोसोरस को फायदा हो जाता है और इनको भी फायदा हो जाता है। अगर ये एसोसिएशन ना भी हो तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा।
Plover and crocodile other example है. Leeches often enter the mouth of crocodile sucking blood. The word plover enters the mouth of the crocodile and feeds on the leech. Because of this association with crocodile, plover is also known as crocodile word. तो ये एक और एग्जाम्पल है प्रोटोकॉपरेशन की. ये प्लोवर वर्ड आप देख सकते हैं. यहाँ इसके दांतों में जो लीचीज फंसी होती हैं उनको ये खा जाते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.